नमस्कार साथियों, मैं मनीष राणा आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राजस्थान की कला और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करूंगा और राजस्थान की कला और संस्कृति का पूरा जिम्मा लेते हुए संपूर्ण कला संस्कृति मैं मनीष राणा आपके बीच कराऊंगा। तो साथियों, चर्चा करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। तो कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने उसकी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। कला और संस्कृति की राजस्थान की कला और संस्कृति में अगर बात की जाए, अपने महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से कला और संस्कृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले अपने बात करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने समझते हैं एक बार। कला संस्कृति में पहला जो टॉपिक रहेगा वो अपने पढ़ेंगे मेले एवं त्योहार। इसके बाद में पढ़ेंगे लोक देवी देवता। अगला टॉपिक पढ़ेंगे संत संप्रदाय। इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्थापत्य कला। इसके बाद में पढ़ेंगे चित्रकला। इसके बाद पढ़ेंगे हस्तकला। इसके बाद में जो पढ़ेंगे टॉपिक उसका नाम है आपके लोक नृत्य। इसके बाद में लोक वाद्य यंत्र। इसके बाद में लोकगीत। इसके बाद में बात करेंगे रीति रिवाज की। इसके बाद में बात करेंगे वेशभूषा की। और इसके बाद में बात करेंगे अपने आभूषण की। इसके बाद में हम बात करेंगे खान पान की। इसके बाद हम बात करेंगे जनजातियों की। ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं उसकी अपने बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे पर्यटन की। राजस्थान में कला संस्कृति के संबंधित जो है वो पर्यटन कौन कौन से उसको भी अपने इसी में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः टॉपिक यही है जहां से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मेले त्योहार, राजस्थान में प्रमुख जैसे मेले त्योहार है छोटी तीज, बड़ी तीज, आखा तीज, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ऊब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, गोगा नवमी, दीपावली, होली। ये जो त्योहार है सारे के सारे अपने इसी टॉपिक में करेंगे। अगले टॉपिक की बात करें उसका नाम है लोक देवी देवता। लोक देवी देवता जो है वो क्षेत्र विशेष के देवता। लोक का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष के देवता। अब लोक देवियां जो है वो क्षेत्र विशेष की देवी और लोक देवता का मतलब है क्षेत्र विशेष के देवता। अब देखिए, ध्यान रखना आप, यहां लोक देवियां हैं, यहां पर मां पार्वती नहीं है, मां सीता भी नहीं है, मां सावित्री माता भी नहीं है। यहां पर जो है वो करणी माता, सती माता, जीण माता, शाकंभरी माता, नारायणी माता, इन माताओं को पढ़ेंगे। लोक देवता क्षेत्र विशेष के देवता, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में जो पूजनीय देवता रहे हैं वो देवता रहेंगे। इसमें आपके गणेश जी नहीं है, भगवान शिव भी नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं है, कृष्ण जी भी नहीं है। इसमें जो देवता है वो है पाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। अपने इनको पढ़ेंगे लोक देवी देवताओं में। आगे अपने बात करें संत संप्रदाय की, तो संत संप्रदाय में बात करते हैं अपने
संत जैसे रहे हैं रामानंद जी, रामानुज जी, हरिदास जी, संत पीपा, धन्ना जी, सदना जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, ये प्रमुख जो संत रहे हैं उनको अपने आराम से पढ़ेंगे। इसमें अपने मीरा भी पढ़ेंगे, चरणदास जी को भी पढ़ेंगे, सहजो भाई को भी पढ़ेंगे, संत माव जी को भी पढ़ेंगे। सारे जितने भी राजस्थान के प्रमुख संत रहे उन सबको पढ़ेंगे। आगे अपने बात करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला में क्या होगा? स्थापत्य कला का मतलब है ऐसे भवन निर्माण आदि, जैसे कि किले, दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं, दुर्ग कौन कौन से हैं, उनके लघु दुर्ग कौन से हैं, उनको अपने पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे बात करें, मंदिर भी पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे बावड़ियाँ, स्तूप, छतरियाँ, और अगर बात करें तालाब भी इसी में पढ़ लेंगे, झरोखे भी इसी में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं वो है चित्रकला। ये राजस्थान की चित्रकला है। ये मत सोचना कि ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, नहीं, ये चित्रकला कैसी है? राजस्थान की चित्रकला है। जैसे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। सर ये क्या है? तो आपको बताऊं, मेवाड़ के अंदर जितने भी दुर्ग हैं उनकी चित्रकलाएं प्रसिद्ध रही हैं। जैसे उदयपुर की, नाथद्वारा की, चावंड, चित्तौड़गढ़, ये जो चित्र रहे हैं इन्हें बोलते हैं शैलियां, उसको पढ़ेंगे अपने। हस्तकला, हाथों द्वारा की गई कलाकारी, जैसे मीनाकारी, उस्ता कला, अजरक कला, मलीर प्रिंट और खिलौने बनाने, ब्लू प्रिंट, कागजी प्रिंट, ब्लैक प्रिंट या काली प्रिंट पढ़ेंगे उनको। लोक नृत्य, जैसे घूमर, घूमरा, चक्री, द्विचक्री, चंग नृत्य, ये सब पढ़ेंगे। आगे लोकवाद्य यंत्र, जंतर, रावण हथा, अलगोजा, मोरचंग, सभी वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे। वाद्य यंत्र को अपने भागों में बांटकर पढ़ेंगे ताकि आप आसान भाषा में पढ़ पाओ। सुशीर, तत्, अवनद, अगाध, ये सब पढ़ेंगे। लोकगीत, कौन सा? केसरिया बालम। लोकगीतों में अपने पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के कौन से गीत है, व्यापारिक गीत जिसे व्यवसाय हो, ऐसे गीत जो कल्चर को बढ़ावा दे वो गीत, क्षेत्र विशेष के लोकगीत, और अगर बात करें जिसे आय प्राप्त हो वो गीत अपने पढ़ेंगे। रीति रिवाज, राजस्थान की रीति रिवाज कैसी है, जैसे राजस्थान की बोलियां। अच्छा, एक अलग टॉपिक लिखना ही है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है राजस्थानी भाषा, लिपि, बोली और साहित्य। ये अपने पढ़ेंगे टॉपिक, बड़ा महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से ये मेरा वादा है, आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। और रीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके तो राजस्थान की भाषा के लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण और कारगर साबित होगा। राजस्थानी शब्दों की भी बात करेंगे, वो आपके अभी अपने जो बात कर रहे हैं ना रीति रिवाज की, इसी में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी रीति रिवाज, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, आपकी बोलियां क्या है, आपका कल्चर क्या है, वो सारी रीति रिवाज में पढ़ेंगे। वेशभूषा, भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं, मीणाओं के द्वारा किस तरह के पहने जाते हैं, हम पढ़ेंगे। आभूषण, महिलाओं के और पुरुषों के। पुरुषों के कौन से आभूषण है, आभूषण तो किनके हैं, सारे महिलाओं के ही हैं। खान पान, राजस्थान में जलेबी भी है और राजस्थान में मिर्ची पकौड़े भी है और राजस्थान की कचौरी भी है, सारे खान पान में पढ़ेंगे। जनजातियां, राजस्थान में जनजातियां जो रही है वो सहरिया, गरासिया, मीणा,
कंजर, भील, इन जनजातियों को आराम से पढ़ेंगे। पर्यटन, कल्चर के अनुसार पर्यटन, घूमने के लिए क्षेत्र विशेष पर्यटन भी है। ध्यान रखना आपको, जैसे आरटीडीसी होटल जो आते हैं, वैसे पर्यटन ये टॉपिक भूगोल में ही है, अपने कल्चर में पढ़ेंगे। जैसे रोपवे आगे वो भूगोल के हैं, इसमें अपने साथ साथ में बातें करेंगे। राजस्थानी भाषा, लिपि, बोली और साहित्य, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलियां। बोली क्या होती है? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का छोटा रूप होता है। भाषा जो होता है वो क्षेत्र से बड़ा रूप होता है। जैसे आपके मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावाटी बोली सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा जो है पूरे राजस्थान में बोली जाती है। और हिंदी भाषा जो है वो संपूर्ण भारत में बोली जाती है। संपूर्ण तो फिर भी नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे हिंदी भी नहीं बोलते। तो अपने आराम से इनको पढ़ेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मेले एवं त्योहार। हेडिंग लगाओ, मेले एवं त्योहार। तो अपने कला संस्कृति में पहला ही टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? मेले त्योहार। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि सर हम पढ़ें कैसे इसको? ट्राई किया था, याद नहीं होता, तो समझते हैं एक बार। पहले मेले त्योहार जो है, मेले त्योहार पढ़ने के लिए पहले तो आपको दो पक्ष का पता होना चाहिए। कितने पक्षों का? दो। उसे पहले अपने महीने पढ़ लेते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार अपने मेले त्योहार पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने अंग्रेजी के अनुसार भी समझेंगे। हिंदी के अंदर अपने जो महीने हैं वो देखते हैं। नंबर 1 चैत्र, नंबर 2 वैशाख, नंबर 3 ज्येष्ठ, नंबर 4 आषाढ़, और फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, माघ, और फिर फाल्गुन। ये हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। एक एक अपने बात करते हैं आराम से। चैत्र की बात करते हैं। ये तो हो गए हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अभी अपने समझते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना चैत्र में ही आएगा, परंतु अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना कब आएगा? तो ध्यान रखना है चैत्र का महीना कब आएगा। मार्च और अप्रैल। ऐसे ही वैशाख कब आएगा? अप्रैल और मई। ज्येष्ठ कब आएगा? मई और जून। आषाढ़ कब आएगा? जून और जुलाई। श्रावण कब आएगा? जुलाई और अगस्त। भाद्रपद कब आएगा? अगस्त सितंबर। आश्विन कब आएगा? सितंबर और अक्टूबर। कार्तिक कब आएगा? अक्टूबर और नवंबर। और मार्गशीर्ष कब आएगा? नवंबर और दिसंबर। पौष कब आएगा? दिसंबर और जनवरी।
माघ कब आएगा? जनवरी फरवरी। और फाल्गुन कब आएगा? फरवरी मार्च। और वापस चैत्र कब आएगा? मार्च और अप्रैल। अब देखिए अपने बात करते हैं, वो क्या है देखिए। पहले चैत्र कब आता है? अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल। पर्सन आ जाए अगर ज्येष्ठ महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आता है मई और जून में, आपसे पूछ ले नवंबर दिसंबर माह में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर दिसंबर माह में हिंदी कैलेंडर का कौन सा महीना आता है, तो मार्गशीर्ष। समझ आया? अभी अपने कंफ्यूजन ये भी दूर करेंगे। अगर आप पूछ रहे हो तो आपको बता दूं ये भी कि अगर ऑप्शन में आ जाए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीना किस महीने में आता है, मई और जून, और ऑप्शन में अगर मई और जून दोनों आ जाए तो क्या करोगे? यह कंफ्यूजन से भी छुटकारा दिलाता हूं। उससे पहले आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। हिंदी कैलेंडर के जो अपने मार्च और अप्रैल जिस तरह लिखे हुए हैं, दिसंबर और जनवरी लिखे हुए हैं, या फरवरी और मार्च लिखे हुए हैं, उसकी बात करता हूं। तो हिंदी कैलेंडर में पक्ष होते हैं दो। कैसे होते हैं वो बात करते हैं। एक तो हो गया कृष्ण पक्ष, बाद में आ गया अमावस्या, फिर हो गया शुक्ल पक्ष, और बाद में आ गया पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष कितने दिनों का है? 14 दिनों का। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का? 14 दिनों का। अमावस्या कितने दिन की? 1 दिन की। पूर्णिमा कितने दिनों की? 1 दिन की। काउंट करके देखो, कृष्ण पक्ष कितने दिनों का? 14 दिनों का। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का? 14 दिनों का। अमावस्या कितने दिनों की? 1 दिन की। पूर्णिमा कितने दिनों की? 1 दिन की। 14 कृष्ण पक्ष और 15वां अमावस्या, 15 दिन तो ये हुए। 14 शुक्ल पक्ष, 1 पूर्णिमा, कितने दिन हो गए? 30 दिन। तो कुल कितने दिनों का महीना होता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार? 30 दिनों का। तो क्या हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी 30 दिनों का महीना नहीं होता? क्या होता है ना, ध्यान रखना। अब देखिए समस्या ये भी है, कहीं पे दिया हुआ 29 दिन तो कहीं पे 29.5 दिन। तो आपको इस कंफ्यूजन में नहीं जाना। एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा ये। पहले बात तो ये भी नहीं पूछेगा कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने के दिन कितने होते हैं, ये भी नहीं पूछने वाला, ध्यान रखना। पूछे तो आपको ज्यादा मंथन नहीं करना। आप आगे चर्चा करते हैं अपने, वो समझे। अब पर्सन ऐसे नहीं आएगा, पर्सन कैसे आएगा वो भी बात करेंगे। पर्सन क्या आएगा, इससे पहले एक चीज और समझे। इसमें पहले कृष्ण पक्ष है और फिर शुक्ल पक्ष है, अर्थात यहां पर आ गया कौन सा पक्ष और यहां पर कौन सा पक्ष आएगा? मतलब ये कह सकते हैं अपने कि महीने के बिल्कुल पास वाला महीना अंग्रेजी कैलेंडर का बिल्कुल वो कृष्ण पक्ष में, और जस्ट उसके सामने वाला है या उससे अगले वाला है वो आएगा शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष समझ में है। पर्सन आएगा, चैत्र महीना प्रारंभ होता है, चैत्र महीना समाप्त होता है, ज्येष्ठ महीना प्रारंभ होता है, समाप्त होता है, भाद्रपद महीना शुरू होता है और समाप्त होता है। ऐसे ही पर्सन नहीं, पर्सन 1-2 और बता रहा हूं, वो भी आएंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं कैसे पर्सन आएंगे। जैसे पर्सन आता है पुष्कर मेला, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भरता है, और ऑप्शन दे रहा हूं
अक्टूबर, अगस्त, दिसंबर और नवंबर। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पुष्कर मेला हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब भरता है। तो पहले हिंदी कैलेंडर को देखते हैं। पुष्कर मेला हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब भरता है? कार्तिक की पूर्णिमा। अब आप कहोगे सर ऐसा प्रश्न आ गया तो अब तो कर सकते हैं। जब आपको पता चलेगा कार्तिक की पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है, पुष्कर मेला, तो आप जस्ट आपके दिमाग चला ऐसा आप ड्राइंग बनाओगे। अब आप देखोगे कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा कृष्ण पक्ष के जस्ट बाद आती है या शुक्ल पक्ष के जस्ट बाद? शुक्ल पक्ष के जस्ट बाद, मतलब शुक्ल पक्ष जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद में क्या शुरू हो जाएगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा एक ही दिन की है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि इस साइड वाला जो है वो क्या आएगा? आपके पूर्णिमा का हिस्सा आएगा। इस साइड में कार्तिक का महीना देखना आपको, यहां रहा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। देखिए क्या इसमें ऑप्शन नवंबर है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नवंबर। एक ऐसा ही प्रश्न और देता हूं, सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे फटाफट। तेजा दशमी का मेला अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भरता है ऑप्शन दे रहा हूं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उत्तर बताओ फटाफट इसका। दिमाग में वही कि तेजा दशमी आती कब है सर? पहले यह बता दो, हम उत्तर निकाल देंगे। तो तेजा दशमी भाइयों आती है, वो आती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी को। तो दिमाग दौड़ा घोड़े की तरह, दिमाग दौड़ा घोड़े की तरह, और आपने उत्तर निकाल दिया इसका कि शुक्ल पक्ष ढूंढना है सर, उत्तर मिल जाएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को ढूंढना है तो हम जस्ट कैसा बनाएंगे ड्राइंग? ऐसा चित्र बनाएंगे। तो आपका महीना कौन सा आ जाएगा? भाद्रपद। कौन सा पक्ष था? और ऑप्शन में क्या आना चाहिए सर? सितंबर होगा तो हम क्या कर देंगे? उसको सही कर देंगे। लीजिए देखिए इसमें क्या सितंबर है क्या? सितंबर ऑप्शन में है तो 4 नंबर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। समझ आया क्या? और ऐसा ही अगर आ जाए बड़ी तीज का मेला भरता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको अंग्रेजी कैलेंडर लिख कर ही दे तभी मानो आप, उससे पहले न मानो। ध्यान रखना, बात करते हैं अपने जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर। और आजकल तो आपको पता है पैटर्न यह भी रहा है कि 5 दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑप्शन कितने दे रहा है? 5। ये लो 5वां भी दे देता हूं। लो बताओ इसका उत्तर। उपयुक्त में से 2 व 3 दोनों। ऑप्शन क्या है? बड़ी तीज का मेला भरता है। दिमाग में प्रश्न आएगा सर ये बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बिल्कुल, ये मैं आपको पूरा आगे आराम से समझाऊंगा और आराम से इसकी बातें बताऊंगा। पहले आप समझना बड़ी तीज का मेला भरता कब है। बताता हूं मैं आपको। यह भरता है
भाद्रपद। एक घोड़ा दौड़ा, क्या दौड़ा? घोड़ा दौड़ा। और क्या बोल रहे हैं वो? सर भादवा तो मैं ढूंढ लूंगा, आगे बताओ आप। कृष्ण पक्ष। अच्छा सर, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज को यह मेला भरता है, तो पक्ष कौन सा ढूंढना है? कृष्ण। महीना कौन सा? भाद्रपद। और उत्तर ढूंढोगे, महीना कौन सा? भाद्रपद। पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष। क्या कृष्ण पक्ष यही चल रहा है? तो महीना कौन सा आ जाएगा? अगस्त। क्या ऑप्शन में अगस्त है तो सही होगा, वरना क्या हो जाएगा इस पर रीड लगा देंगे। परंतु ऑप्शन में क्या है? अगस्त है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अगस्त सही हो जाएगा। समझ आया क्या? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपने। अभी अपने क्वेश्चन और ढूंढते हैं कि इससे और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। उससे पहले आपको महीने याद होने चाहिए। मतलब यह तो सिद्ध है कि यहां से प्रश्न खूब बनने वाले हैं। अब आएगा प्रश्न एक ही, पर आएगा ऐसा कि दिमाग घुमा देगा। समझना, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। अब मारवाड़ी में बोल सका कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मिंगसर पो माह फागण। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई पूछने वाला एग्जामिनर नहीं है कि आप चैत को चैत्र लिखो, भादवे को भाद्रपद लिखो, मिंगसर को मार्गशीर्ष लिखो। समझ आया? आगे चर्चा करते हैं अपने और देखें क्वेश्चन कैसे आएंगे। उससे पहले अपने नई बातें पढ़ते हैं थोड़ी सी। एक बात आती है कल्चर में कि गणगौर का त्योहार जो है यह एक दुखद घटना लेकर आता है। इससे महिला निराश हो जाती है, और वो कैसे होती है वो भी बताता हूं आपको। एक दोहा है कि तीज त्योहारा ले बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि तीज का त्योहार जब भी आया गणगौर को पानी में बहा कर आया। गणगौर कब? चैत्र वैशाख में। यह आपको पूरा आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर तीज कौन सी? छोटी तीज, सावन की तीज। तो आप क्या कहेंगे कि तीज का त्योहार जब भी आया पहले गणगौर को पानी में बहा कर आया। गणगौर महिलाओं का प्रसिद्ध त्योहार है और सावन महिलाओं का प्रसिद्ध त्योहार है। राजस्थान की कला और संस्कृति जो है वो सच में महिलाओं पर ही आधारित है। चाहे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ लेना, महिलाओं का संबंध पक्का है। चाहे चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे कोई भी हो। खूब बार तो यह पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से इन महिलाओं का संबंध है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आ जाएंगे, पर आपको निराश होने की जरूरत है कदाचित नहीं है, क्योंकि मैं आपका भाई मनीष राणा आपके बीच पहुंचा हूं तो पक्का आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पहुंचा हूं। और यह मेरा वादा है, आप क्लास को छोड़े ना, और मैं आपको बिल्कुल कहीं भी गुमराह नहीं करूंगा। सिलेक्शन की ओर ही लेकर जाऊंगा और सिलेक्शन दिलवा कर रहूंगा, परंतु आप मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, यह मेरा वादा। आप नोटबुक को साथ में रखें और मेरी बात को समझने का प्रयास करें। पक्का बोल रहा हूं, प्रश्न आपको यहीं से ही मिलेगा। अब सावन की तीज से क्या हुआ? महिलाएं खुश हुई पीहर जाने के बाद में। सावन के महीना नवविवाहित दंपति या नवविवाहित महिला जो है वो गणगौर निकालती है, और इसके बाद में वो रोने लग जाती है जिस दिन उसको पानी में बहा दिया जाता है गणगौर को। और उसको खुश करने के लिए सावन के महीने में ससुराल पक्ष के द्वारा नवविवाहित महिला को कहां भेजा जाता है? पीहर भेजा जाता है। पूरा सावन का महीना कहां निकालती है? वो पीहर में निकालती है। तो इसीलिए कहते हैं सावन के तीज जो है, जिसे छोटी तीज कहते हैं, छोटी तीज जब भी आई पहले गणगौर को पानी में बहा कर आई। तो सुनना ध्यान से, दिमाग में प्रश्न आता है कौन सी तीज है ये? छोटी तीज। कब आएगी?
श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज, छोटी तीज। यह छोटी तीज वही है जो गणगौर को पानी में बहा कर आएगी। ध्यान रखना, हिंदी कैलेंडर के अनुसार त्योहारों का शुभारंभ यहीं से होगा। अब हमने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन देखना कितने जबरदस्त जबरदस्त बनते हैं। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है कि कल्चर में जो है टॉपिक में जो प्रश्न नंबर 1 है वो हमें क्या गाइड करता है। तो चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का शुभारंभ होता है। एक बात और बता दूं आपको मैं, जो मैंने पहले बताई थी, सॉरी बताना भूल गया, परंतु फिर भी समझे आप। कृष्ण पक्ष है, इसमें रात कैसी होगी? काली होगी। और शुक्ल पक्ष में रात कैसी होगी? चांदनी होगी, चांद जैसी रात होगी। इसमें चंद्रमा दिखाई देगा और इसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो कृष्ण पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और शुक्ल पक्ष में सारे सह से शुक्ल, सह से शुभ। ध्यान रखना। अभी अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का शुभारंभ होता है, आप बताएं मुझे कब होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा पक्ष प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का 15वां दिन कौन सा होगा? हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का अंतिम दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष प्रारंभ होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का 16वां दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार त्योहारों का शुभारंभ तो अपने लगभग 7 क्वेश्चन बने। ऐसे क्वेश्चन लगभग मैं 15 बना दूं और, परंतु आप इन 7 को समझे। देखिए क्वेश्चन देखिए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का शुभारंभ कब होता है? तो ध्यान रखना आपको, महीने का शुभारंभ हमेशा से चैत्र में होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा पक्ष प्रारंभ होता है? तो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का 15वां दिन कौन सा है? अमावस्या है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का अंतिम दिन जो है वो पूर्णिमा है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष प्रारंभ होता है तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को होता है, कृष्ण पक्ष की एकम को नहीं होता। ध्यान रखना है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीने का 16वां दिन जो होता है वो कौन सा होता है? वो भी चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार त्योहारों का शुभारंभ कब होता है? तो श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज को होता है। यह भी ध्यान रखना आपको। देखिए साथियों, प्रश्न जो है एग्जाम में बाहर से नहीं बनते, वो शिक्षक पर निर्भर करते हैं कि वो प्रश्न बना कहां से रहा है और अपने
एग्जामिनर तक की खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जामिनर कहां से प्रश्न पूछेगा। हम उससे बेहतरीन आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये जो भूत है कि सर नहीं हो सकता मुझसे, मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता, इन भूत को आपसे दूर करना है, परे करना और करके रहूंगा, ये मेरा आपका मनीष राणा ये आपसे वादा करता है। बात करते हैं अपने आगे। हमने अभी बात की थी ना कि तीज त्योहारा ले बावड़ी ले डूबी गणगौर, और अभी श्रावण की छोटी तीज से ही प्रारंभ करते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं अपने, महीना कौन सा है? सावन का। पक्ष कौन सा है? शुक्ल। और कौन सा दिन है? तीज का। तो महीना लिखना आप पहले सावन का। अभी कृष्ण पक्ष सावन का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि त्योहारों का शुभारंभ अपने कहां से कर रहे हैं? शुक्ल पक्ष से। तो बात शुरू करते हैं अपने तीज। ये कौन सी तीज है? छोटी तीज है। कौन से महीने की तीज है? सावन की तीज है, तो सावणी तीज भी कहते हैं इसे। सावन का महीना पूरा हरा भरा है, इसलिए कौन सी तीज कहते हैं इसे? हरियाली तीज भी कहते हैं। यह जो तीज है, इसकी सबसे बढ़िया बात जो है वो क्या है कि यह तीज आती कब है? तो हमने पता किया शुक्ल पक्ष में आती है। विशेषता क्या है? छोटी तीज के दिन एक तो ध्यान रखना आपको, लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये लहरिया ओढ़नी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया ओढ़नी इसी दिन ओढ़ी जाती है और इसी दिन नवविवाहित महिलाओं को ससुराल पक्ष द्वारा श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है, अर्थात कि वेशभूषा और श्रृंगार के जो 16 श्रृंगार है वो भेजे जाते हैं। किस दिन भेजे जाते हैं? छोटी तीज के दिन। और इसे क्या बोलते हैं आपके? सिंजारा। एक सिंजारा गणगौर के समय में भी डाला जाता है, वो भी ध्यान रखना आपको। और वास्तव में ये कुंवारी कन्याओं को भेजा जाता है। ठीक है, यह जो है इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। व्रत क्यों रखती है? ध्यान रखना। तो व्रत इसलिए रखती है ताकि अपने पति की दीर्घ आयु हेतु। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या रखनी है कि इस दिन महिला झूला झूलने का कार्य करती है। और बात बताऊं आपको मैं, तो इस दिन नीम वृक्ष की पूजा होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। और लहरिया ओढ़नी से तो कन्फर्म प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की, लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है छोटी तीज के दिन। लहरिया ओढ़नी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बात समझ में आई? आगे चर्चा करते हैं अपने। इसके बाद में कौन सा त्योहार आता है? महीना कौन सा चल रहा है? अपना सावन का चल रहा है। और आती है पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा का नाम है नारियल पूर्णिमा। अर्थात कौन सा बंधन?
रक्षाबंधन। ये आती कब है? श्रावण की पूर्णिमा के दिन आती है। पूर्णिमा किस महीने की है? सावन की। इसलिए कौन सी पूर्णिमा है? नारियल पूर्णिमा। आप अपनी भाषा में रक्षाबंधन कहते हो। बात करते हैं इस पूर्णिमा के अन्य नाम भी क्या हैं। किस महीने की पूर्णिमा? सावन की। तो अपने कहते हैं इसे कौन सी पूर्णिमा? सावणी पूर्णिमा, या सावणी पुण्यु भी कहते हैं मारवाड़ी में। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि सावन का महीना पूरा हरा भरा था, अभी आपको पीछे बताया मैंने। तो इसे कौन सी पूर्णिमा कहते हैं? हरियाली पूर्णिमा। यह त्योहार जो है इसे कौन सा बंधन कहते हैं? रक्षाबंधन। इस त्योहार को मनाया क्यों जाता है? कहते हैं यह भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई के राखी बांधती है और वह श्रीफल हाथ में अर्थात नारियल हाथ में देकर यह कसम खिलाती है कि मुझ पर कोई दाग न लगे, इसका ध्यान तुम रखोगे। परंतु आजकल आपको पता है बहनें ये नहीं मांगती। बहनें क्या मांगती है? मेरे मोटरसाइकिल में तेल डलवा देना, ये तू सौगन खा कि कभी मेरी बाइक पंचर हो जाए, मेरी कार पंचर हो जाए या मेरी स्कूटी पंचर हो जाए तो उसका बीच रास्ते में से तू वापस आएगा और उसका पंचर निकलवा कर जाएगा। आजकल की तो बहनें ये कसमें खिलाती हैं। परंतु सच में भाई बहन का प्रेम बहुत ही अनोखा होता है। बात करते हैं अपने रक्षाबंधन की। इस दिन नारियल हाथ में रहकर कसम खिलाई जाती है, इसलिए इसे कौन सी पूर्णिमा कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, लगभग बात थी ये 1532-33 की। उस टाइम रानी जो थी उनका नाम था हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती जिसमें रणथंभौर थी, उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने मेवाड़ की ओर चढ़ाई की। और उस समय कहते हैं जब चढ़ाई की तो हाड़ी रानी कर्मावती ने अपना भाई बना रखा था हुमायूं को, तो हुमायूं को राखी भेजती है। इतना बेहतरीन ये भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, परंतु हुमायूं समय पे नहीं आता। वो उनकी पर्सनल बातें थी। अभी एक बार आप इनको समझे, ये बातें अपने इतिहास में पढ़ेंगे, आगे चर्चा करते हैं अपने। तो ये हुआ आपका नारियल पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद में क्या आएगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष किस महीने का? सावन हो गया। अब आएगा कौन सा महीना अगला? भाद्रपद। तो हेडिंग लगाओ भाद्रपद। भाद्रपद की अगर बात करें तो भाद्रपद में जो पक्ष चलेगा पहले, वो कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की लिखते हैं अपने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज जो है इस दिन आती है बड़ी तीज। हमने पहले पढ़ा था, पहले हमने क्या पढ़ा? छोटी तीज। और अब क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी तीज। बड़ी है तो क्या होगा? बूढ़ी होगा, इसलिए इसे कौन सी तीज कहते हैं? बूढ़ी तीज। बूढ़ी है किस महीने की? भादवे की, तो इसे भादुड़ी तीज कहते हैं। ध्यान रखना, इस दिन एक धान बनाया जाता है जो 7 अन्नों का मिश्रण होता है। 7 अन्न का मिश्रण। इसे क्या बोलते हैं? सातू कहते हैं। इसीलिए यह सातुड़ी तीज कहलाई और इसे कंजली तीज भी कहते हैं। ध्यान रखना प्रश्न क्या आएगा? महत्वपूर्ण बात तो यह है, प्रश्न आएगा छोटी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये कहां की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध ये बूंदी की है। इसके सिवाय प्रश्न इससे बाहर कहीं नहीं जाता।
प्रश्न यही पूछा जाता है। आगे चर्चा करते हैं अपने भादुड़ी तीज के बाद में, वो बात करते हैं अपने महीना भाद्रपद का, पक्ष कृष्ण पक्ष, और बात करते हैं अपने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को। इसे कहते हैं चंद्र षष्ठी। इसे ही कहते हैं अपने, वो क्या कहते हैं अपने, इसे कहते हैं अपने हल छठ, और इसका ही अन्य नाम है वो है ऊब छठ। पहले चंद्र षष्ठी की बात कर ले। इसे चंद्र षष्ठी क्यों कहते हैं? कहते हैं चंद्रमा जो है 6 कलाओं से इस दिन परिपूर्ण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चंद्र षष्ठी कहते हैं। कलाओं का मतलब समझते हो क्या आप? कि अभी ये घटता क्रम है, बढ़ता क्रम नहीं है। जैसे अपनी बात करें, पहले आ गया आपके कृष्ण पक्ष, फिर आ गया अमावस्या, बाद में है शुक्ल पक्ष, और बाद में है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में देखिए, कृष्ण पक्ष से पहले भी यहां पे क्या थी? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब था पूरा चांद दिखना। अब ये चंद्रमा जो है वो अपनी कलाएं धीरे धीरे घटाएगा 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 घटाएगा, और अंत में 15वें दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अब कलाएं धीरे धीरे शुक्ल पक्ष में फिर से प्रारंभ हुई, बड़ी 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 बड़ी, एक दिन क्या हो गया? पूरा चंद्रमा गोल हो गया। तो चंद्रमा एक कलाएं घटा रहा है या बढ़ा रहा है चंद्र षष्ठी के दिन? तो ध्यान रखना, चंद्रमा कलाएं घटा रहा है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। समझ आया क्या ये भी? अब देखिए आगे अपने बात करते हैं, वो समझना आप। दूसरा नाम मिलता है हल छठ। क्यों कहते हैं? तो हल छठ की बात करते हैं। हल छठ, श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, और इस दिन कहते हैं बलराम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जो प्रतीक रहा है वो क्या रहा है? हल रहा है। तो इसलिए इसे कौन सी छठ कहते हैं? हल छठ। तीसरा नाम मिलता है ऊब छठ। वो क्यों कहते हैं? एक संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग खड़ा रहने को क्या कहते हैं? उबा रहना कहते हैं। इसलिए इसे कौन सी छठ कहते हैं? ऊब छठ। मतलब कि आपको बताऊं मैं, ऊब छठ का मतलब है इस व्रत में महिलाएं खड़ी रहती है। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सूर्य क्या हुआ? अस्त हुआ। क्या होगा? सूर्य अस्त होगा तो चंद्रमा जो है वो दिखाई नहीं देगा जब तक, तब तक महिलाएं क्या रहेगी? खड़ी रहेगी। हुआ क्या? एक बार चंद्रमा समय पर दिखाई नहीं दिया, पूरी रात चंद्रमा नहीं दिखाई दिया था, तो एक दुखी हुए व्यक्ति ने फोन किया पंडित को और कहा रात को 2 बज गए, ना मुझे सोने देती है और ना खुद सो रही है। पंडित जी आपको ऐसा जुगाड़ लगा दो कि मैं भी सो जाऊं और ये अपने काम लग जाए। ये बोल रही है जब तक चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तब तक खड़ी नहीं होंगी, सॉरी बैठूंगी नहीं, खड़ी रहूंगी। अब आपको पता है महिलाएं और जब व्रत रखे और उनके पुरुषों को या उनके पतियों को पता न चले कि उसने व्रत रखा या नहीं रखा, ये हो ही नहीं सकता। अब महिलाएं क्या कर रही थी? वह महिला इधर उधर घूम रही है, फिर रही है, परंतु बैठेगी नहीं जब तक चंद्रमा दिखाई न दे। तो पंडित ने कहा आप एक काम करो, रस्सी है क्या? उन्हें महाराज फांसी नहीं खानी, ऐसा मत करो, फांसी नहीं खानी मुझे। उसने कहा फांसी नहीं खानी रे, चोर के मन में चोरी वाली बात होगी कि तेरे मन में चल फांसी की रही थी और तूने पहले फांसी का ही बोल दिया। उसने कहा नहीं महाराज, मुझे फांसी का नाम मत लो, मैं फांसी नहीं खाऊंगा। वैसे मैंने फांसी खा ली, जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन कौन सी खुशी थी? खुद खुशी तो थी। महाराज ऐसी बात नहीं है, अब मैं एक बार खुद खुशी तो कर चुका हूं पर अब फांसी नहीं लो। उसने कहा नहीं कुछ नहीं करना, पंखा दिख रहा ऊपर के, हाँ महाराज आप फांसी वाला पूरा जुगाड़ कर रहे हो। उसने कहा नहीं रे, सुन पूरी बात सुन। हाँ जी महाराज बोलो। उसने कहा आप एक काम करो, पंखा जो है रस्सी को बांधो और दूसरा पंखा या कोई छत पर कोई लगी हुई चीज़ है उसको बांधो
बांध कर उसको झुला दो जब तक वह चंद्रमा को न देखे। तो कहते उसने क्या काम किया? झूले का काम किया। उस समय से अपने ये भी कह सकते हैं कि इस दिन क्या होता है? झूला झूलने का कार्य भी होता है। समझ आया? तीसरी बात, इस दिन होता क्या है? एक बार चंद्रमा दिखाई नहीं दिया तो महिलाएं क्या करें? आजकल की नई जनरेशन की महिलाएं बता रहा हूं क्या करती है। अब ये झूला झूलने का सारी रात थोड़ी झूला झूलेगी, इनको तो चाहिए इंस्टाग्राम, इनको चाहिए स्नैपचैट। तो ये क्या करेगी? रील देखेगी, तो इनका टाइम पास बढ़िया हो जाता है। तो अब ऐसे नहीं कहेंगे इस दिन रील सर्वाधिक देखी जाती है, नहीं, इस दिन ये कहेंगे महिलाएं डांस करती हैं। तो जब तक चंद्रमा दिखाई ना दे तब तक महिलाएं क्या करेगी? रात्रि भी नृत्य करेगी। ये ध्यान रखना है ऊब छठ के दिन। समझ आया? चंद्र षष्ठी मतलब 6 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा। कृष्ण जी के भाई बलराम का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए हल छठ कहते हैं। इस दिन रात्रि जब तक चंद्रमा सूर्य अस्त हो जाए और चंद्रमा दिखाई ना दे तब तक क्या रहना पड़ता है? खड़ा रहना पड़ता है। और खड़े रहने को बिश्नोई संप्रदाय के लोग क्या बोलते हैं? उबा रहना कहते हैं। आगे बात करते अपने भाद्रपद का। कृष्ण पक्ष ही चल रहा था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसे कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको पता है किसका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यह तो सबको पता है भाई। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या एग्जाम में वो बताओ। इस दिन और किन का जन्म हुआ? तो नंबर 1 की बात करते हैं, वो कौन है? नंबर 1 पे तो लिखना आपको जाम्बोजी। कहां हुआ था जन्म इनका? पीपासर कहां है? नागौर में। दूसरा, मांगलिया मेहा जी का भी जन्म इसी दिन हुआ। तीसरा, इसी दिन शक्कर के पीर या शक्कर पीर या नरहड़ पीर का क्या भरता है? उर्स भरता है। कहां भरता है? चिड़ावा में। सर चिड़ावा कहां है? तो चिड़ावा है झुंझुनू, और चिड़ावा के पेड़े बड़े प्रसिद्ध रहे, खाना का भी मजा आ जाएगा। उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उर्स का शाब्दिक अर्थ जो है वो है मिलन या विवाह। अरे गुरुजी ये क्या हो गया? लफड़ा हो गया ये तो। मिलन या विवाह का मतलब कि इस दिन क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अच्छा सर कैसे? मतलब समझा नहीं। मतलब इस दिन किसी सूफी संत की टिकट कटती है, या तो इस दिन किसी का जन्म हुआ हो या क्या हुआ हो, मृत्यु हुई हो। और वास्तव में जन्म नहीं याद रखना, एक तो मैरिज एनिवर्सरी और दूसरा डेथ सर्टिफिकेट। मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। और आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होगा? जब व्यक्ति विशेष अपने शरीर को त्याग कर ईश्वर की ओर प्राप्त होगा अपना, उस समय आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। विवाह के दिन तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होने से रहा। वास्तव में यह भी खुदकुशी है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? मिलन ही होगा। परंतु अभी आत्मा का परमात्मा से नहीं होगा, आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन होगा। तो ध्यान रखना। तीसरी बात, शक्करपीर हुआ। मांगलिया मेहा जी का जन्म भी लिख लेना। कहां हुआ था जन्म इनका? बापीणी में। बापीणी फड़ौदी में है, ध्यान रखना। आगे अपने बात करते हैं, वो बात करते हैं गोगा नवमी की। ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी है, गोगा नवमी। इस दिन गोगा जी महाराज का मेला भरता है। कहां भरता है?
गोगा मेड़ी नौहर तहसील के हनुमानगढ़ जिले में भरता है। गोगा जी का जन्म जो हुआ था वो ददरेवा में हुआ था, और ददरेवा कहाँ है? चूरू है। यहां पर गोगा जी महाराज का शीश आकर गिरा तो इसलिए इसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जबकि यहां पर इनकी धड़ थी इसलिए इसे धुर मेड़ी कहते हैं। खूब बार प्रश्न आ जाता है कि धुर मेड़ी स्थित है गोगा मेड़ी में, शीर्ष मेड़ी स्थित है ददरेवा में। एक नाम और ध्यान रखना, यहां पर गोगा जी की ओल्डी भी है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर में, जो आपके जालोर में था। अगली बात ध्यान रखनी है, गोगा जी महाराज के, वैसे तो अपने संपूर्ण गोगा जी की बात अपने कब करेंगे, जब लोक देवता गोगा जी को पढ़ेंगे तब आपको पूरी बात बताऊंगा कि गोगा जी महाराज जो थे, इनका मोहम्मद गजनबी के साथ लड़ाई होते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये गोगा जी महाराज वही हैं जिनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। ये गोगा जी महाराज वही हैं जिनका मंदिर जो बना हुआ है वो मकबरे नुमा है। ये गोगा जी महाराज वही हैं जिनका मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और ये गोगा जी महाराज का मंदिर वही है जिसका पुनः निर्माण या आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। गोरख तालाब भी है इनका, गोरख टीला भी है। एक बात ध्यान रखनी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस दिन 9 गांठ हल्के बांधी जाती है राखी से। राखी जो होती है इसके 9 गांठ बांध कर, या एक डोरा, एक रस्सी आप कह सकते हो, कोई धागा ले लो, एक धागे के 9 गांठ बांध कर हल्के बांधी जाती है। सर क्यों बांधी जाती है? ताकि आपकी फसल अच्छी हो, इसीलिए क्या किया जाता है, इस दिन राखी बांधी जाती है या डोरा बांधा जाता है। समझ आया गोगा जी महाराज का? तो एक बार रिपीट करते हैं अपने गोगा जी महाराज के बारे में। ये जन्म ददरेवा चूरू में, शीर्ष मेड़ी धुर मेड़ी गोगा मेड़ी है, ओल्डी है सांचौर में, और 9 गांठ हल्के बांधी जाती है जिससे क्या हो जाए, फसल का उत्पादन अच्छा हो जाए। आगे अपनी बात करते हैं, वो बात करते हैं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की बारस, जिसे कहते हैं बच्छ बारस। बच्छ बारस नाम से पता चल रहा है, बच्छ मतलब बछड़ा। बछड़ा किसका होता है? हमेशा गाय का। टोडिया क्या होता है? ऊंटनी का पुत्र। बछड़ा, बछड़ी क्या होता है? बच्ची जिसे बोलते हैं, वो गाय की पुत्री होती है। कहते हैं इस दिन गाय का पुत्र जो है क्या करेगा? इस दिन दूध का सेवन करेगा। और एक नाम आ जाए कृष्णदास पेरी, उसने भी सिर्फ दूध का सेवन ही किया था उन्होंने, ध्यान रखना। इधर भी दूध का सेवन कौन करता है? इस दिन सिर्फ बछड़ा करता है, मनुष्य नहीं करता। इसलिए कहते हैं इस दिन चाकू से कटी वस्तु का प्रयोग नहीं होता। मतलब इस दिन क्या बनाया जाता है? धान बनाया जाता है। बच्छ बारस के दिन दूध का सेवन सिर्फ गाय का बछड़ा ही करेगा और कोई नहीं करेगा, मनुष्य नहीं करेगा इस दिन। परंतु ये कल्चर आपको पता है आजकल कौन मानते हैं, उससे पहले ही तो घुंका लेते हैं सुबह चाय। आगे नाम मिलता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष, या सॉरी भाद्रपद की पूर्णिमा। पूर्णिमा नहीं, पहले क्या आएगी? अमावस्या। इस दिन जो आता है मेला वो सती माता का आता है, इसलिए कहते हैं सतिया अमावस्या, या सती माता का इस दिन क्या भरता है? मेला भरता है। सती माता का वास्तविक नाम नारायणी माता। मेला भरता कहां है? झुंझुनू में। एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्तमान में इस मेले पर क्या लग गई है? रोक। किस पे? मेले पे रोक लग गई है। सर क्यों लग गई? क्योंकि यह सती प्रथा को क्या देता था? बढ़ावा देता था। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये सती माता जो है, इनकी सबसे बढ़िया बात ये कि इस पर रोक कब लगी थी? तो वास्तव में 1988 में लगी थी,
नीम का थाना सीकर जो है, यहां पर एक स्थान मिलता है देवराली या देवराला गांव जो है, यहां पर अंतिम सती हुई थी रूप कंवर, 1988 में हुई थी या 87 में भी लिख सकते हो, 87-88 में रूप कंवर सती हुई थी। और इसके बाद में इस सती प्रथा पर वास्तव में क्या लगी, इस मेले पर भी रोक लग गई। समझ आया क्या? एनी डाउट गाइज? ठीक है, यह सती माता है। एक बार जितना पढ़ा है उसको वापस समझते हैं, देखते हैं एक बार। हमने पहले टॉपिक की बात की थी कि कला संस्कृति में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है। हमने देखा था पहले मेले त्योहार, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, स्थापत्य कला, चित्रकला, हस्तकला वगैरह वगैरह पढ़े थे। हमने पहला टॉपिक शुरू किया वो है कि मेले त्योहार। मेले त्योहार में हमने पहले पढ़े महीने हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कब कब आते हैं उनकी बात की थी। इसके बाद में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात की। आगे बात करते हैं तो हमने देखा जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के क्वेश्चन बनाए थे हमने, हिंदी कैलेंडर के भी क्वेश्चन बनाए हैं। हिंदी कैलेंडर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हमने बात की। और इसके बाद में हमने चर्चा की, वो क्या की थी वो देखते हैं। वो की थी हमने कि एक वाक्य है, एक काव्य है, वो देखिए। तीज त्योहारा ले बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि तीज का त्योहार जब भी है गणगौर को पहले पानी में बहा कर आया, इसलिए इस दिन कहते हैं सावन की छोटी तीज से में त्योहारों का शुभारंभ होता है। हमने कुछ प्रश्न भी देखे थे। इसके बाद हमने आगे बात की थी, वो क्या की थी कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज से हमने त्योहार शुरू किए। तो पहला हमारा छोटी तीज, श्रावणी तीज या हरियाली तीज के दिन हमारा मेला भरता है। इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। यह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। लहरिया ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। नीम वृक्ष की पूजा किस दिन होती है? छोटी तीज के दिन। कहाँ की जाती है? जयपुर में। नवविवाहित महिलाओं को ससुराल पक्ष द्वारा भेजे जाने वाली सामग्री, श्रृंगार सामग्री, वो क्या कहलाती है? सिंजारा। व्रत रखती है महिलाएं, किस लिए? तो पति की दीर्घायु हेतु और झूला झूलने का इस दिन कार्य करती है। तो पूछ ले, महिलाएं झूला झूलने का कार्य किस दिन करती है? हरियाली तीज के दिन या छोटी तीज या सावनी तीज के दिन। एक नारियल पूर्णिमा भी है जो रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, सावन की पूर्णिमा के दिन आता है, इसलिए इसका अन्य नाम सावनी पूर्णिमा या हरियाली पूर्णिमा भी है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, यह ध्यान रखना आपको। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज, कृष्ण पक्ष शुरू होता है, भाद्रपद का महीना शुरू हुआ था। छोटी तीज बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कंजली तीज, या अपन ने देखा था कि इस दिन 7 अन्नों का मिश्रण था, इसलिए इसे सातुड़ी तीज कहते हैं। प्रसिद्ध जो है ये बूंदी की है, ध्यान रखना। आगे हमने बात की थी वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ, चंद्र षष्ठी, हल छठ, उब छठ। उब छठ का मतलब था इस व्रत में खड़ा रहना पड़ेगा। हल छठ का मतलब था इस दिन श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। और चंद्र षष्ठी का मतलब था चंद्रमा 6 कलाओं से क्या होता है? परिपूर्ण होता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जाम्बो जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, जो कि कहां पर हुआ? पीपासर नागौर में। मांगलिया मेहा जी का भी जन्म हुआ इस दिन, कहां पर हुआ? बापिणी में। और शक्कर पीर या नरहट पीर का जन्म भी कहां हुआ था? चिड़ावा झुंझुनू में। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो मिलन या विवाह है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से क्या होना? मिलन होना। गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में जो धुर मेड़ी है, यहाँ पर मेला भरता है। प्रसिद्ध गोगा जी का मेला है ये, ध्यान रखना। ये ही जाहिर पीर के नाम से जाने जाते हैं। जन्म इनका ददरेवा चूरू में हुआ, जहाँ पर शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। ओल्डी जो है वो सांचौर में गोगा जी की, ये भी ध्यान रखना। 9 गांठ हल्के बांधी बात जाती है। इसके बाद में आगे चर्चा करें बच्छ बारस, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की बारस। और कहते हैं इस दिन बछड़ा गाय का जो है वह दूध का सेवन सिर्फ करता है, इस दिन चाकू से कटी वस्तु का प्रयोग नहीं होता। आगे हमने बात की भाद्रपद की अमावस्या, सतिया अमावस्या। सती माता का मेला भरता है, जिनका वास्तविक नाम नारायणी माता है। वर्तमान में इस मेले पर रोक लग गई। देवराली गांव जो है, यहाँ पर रूप कंवर नामक महिला सती हुई थी अंतिम, यह भी ध्यान रखना है। इस मेले पर रोक लगी। यह मेला भरता कहाँ था? झुंझुनू में। और इस प्रथा को बढ़ावा देने के लिए यह मेला भरता था, शायद ऐसी कुछ सोच थी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। उम्मीद है आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि आपको समझ में ना आया हो। मैं मनीष राणा मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो धन्यवाद साथियों।